हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला क्वेश्चन वो आपके सामने है। ये आपकी भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि 4 कथन दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, इसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1919 का अधिनियम था, इसमें एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की प्रावधान किया गया था और ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, जिसको 1926 में स्थापित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है, इसने प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ किया। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1919 का अधिनियम था, इसमें प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ हुए थे। और तीसरा कथन कह रहा है, इसने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली आरंभ की थी। तो ये कथन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इसने दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एक प्रणाली आरंभ की नहीं की थी, बल्कि जो आपके सिख हैं, भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, इनके के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली आरंभ की थी, ना कि दलित वर्गों के लिए। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है, इसने प्रांतों में वृद्ध शासन योजना आरंभ की थी। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। 1919 का अधिनियम में प्रांतों में वृद्ध शासन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस हिसाब से आपका पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर है। और जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को भी अलग अलग विभाजित किया गया था। और जो प्रांत थे, इसके विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक को आरक्षित विषय था, दूसरी तरफ हस्तांतरित विषय था। और इसमें जो ये अधिनियम था, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का और भी विस्तार किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था, भारत सरकार अधिनियम 1919 का, ये भारत में एक क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा किस्सा खानी बाजार नरसंहार किस आंदोलन से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपके बताने को किस आंदोलन से संबंधित है। तो जो आपका जो किस्सा खानी बाजार नरसंहार जो संबंधित है, ये आपके जो खुदाई खिदमतगार है उससे संबंधित है। और ये इस खुदाई खिदमत का जो आंदोलन है, इसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उसने इसका नेतृत्व किया था, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक अहिंसक आंदोलन था। जब सीमांत गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध एक खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था, ये ब्रिटिश के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था, लेकिन ये अहिंसक आंदोलन था। तो ये याद रखना है ना। और इसकी अभी 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है ना, क्योंकि ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। और जो दूसरे ऑप्शन आपके जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये आपके 1905 में हुआ था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आपके 1942 में हुआ था। और इसमें जो खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन है, जो पुरुष होते थे वो लाल वर्दी की कुर्ती पहनते थे, और जो महिलाएं थी वे काले वस्त्र पहनती थी। किसमें, जो खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था, इसमें किसका, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। तो इस हिसाब से आपका ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान यूपीएससी की सदस्य संख्या को निर्दिष्टित करता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो भारत का संविधान है, वो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है, कहीं जिक्र नहीं किया गया, बल्कि आपकी जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर छोड़ा गया है, उसके विवेक पर छोड़ा गया है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने हेतु संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, कह रहा है कि जो यूपीएससी के जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, उसका जो निर्धारित करने का जो अधिकार है, किसको दिया गया है, ये आपके राष्ट्रपति को दिया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ये ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है, इसको पदच्युति है, यानी इसको हटाना और हटाने के तरीके के आधार संविधान में निर्दिष्टित किया गया है। तो ये कथन भी ठीक है। इसको हटाने का जो प्रक्रिया है, इसका भी उल्लेख किया गया है किसमें, भारत संविधान में। तो इस विषय आपका पहला कथन गलत हो जाता है, तो दूसरा और तीसरा कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और जो इनका जो कार्यकाल होता है, ये 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो जाए वो समाप्त। अगर 6 साल पहले पूरी हो जाती है तो कार्यकाल समाप्त होता है। अगर 6 साल होने से पूरा 65 वर्ष का उनकी एज हो जाती है, तब भी उनको
उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इससे उनको हटाने का अधिकार किसको है? ये आपके राष्ट्रपति को है। और जो लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, इसका उल्लेख आपको जो अनुच्छेद 315 है इसमें इसका प्रावधान किया गया है। और यूपीएससी आपकी क्या है? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ये किसी के ऊपर इसका कोई दबाव नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। और भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है ये, जो आपकी सिविल सर्विसेज के एग्जाम करवाती है, ये आपकी संघ लोक सेवा आयोग ही कराता है। और अनुच्छेद 216 के अनुसार यूपीएससी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो विशेष अधिकारों के रिट के संदर्भ में पूछे गए हैं, जो विशेष अधिकार रिट होते हैं उसके संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको ये बताना कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, निजी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है कि जो निजी और सार्वजनिक जो प्राधिकरण है, अगर उसके विरुद्ध कुछ हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके विरुद्ध क्या है? रिट जारी कर सकती है। दूसरा कथन कह रहा है, उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्र अधिकार व्यापक है। यानी एक दूसरा कथन कह रहा है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसकी तुलना में जो हाई कोर्ट होते हैं उसको जो रिट जारी करने का जो क्षेत्र अधिकार है वो ज्यादा बड़ा है। किससे? सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट को ज्यादा दिया गया है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दूसरा कथन इसलिए सही हो जाता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, और जबकि जो आपका हाई कोर्ट है ये मूल अधिकारों के लिए तो रिट जारी कर सकता है और अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है? आपका दूसरा कथन सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाई कोर्ट को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं यहाँ पे, है। तो इस वजह से पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकार का एक गारंटर और रक्षक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो नागरिकता दी जाती है उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के जो बच्चे जन्म से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है? पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बनता है तो क्षेत्र के सभी निवासी स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो अगर कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बनता है तो स्वतः ही उस वहाँ के भारत के नागरिक बन जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है कि स्वतः भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, बल्कि भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों को निर्दिष्ट करती है कि वे भारत के नागरिक हो गए, है ना। तो इस वजह से कथन हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ना आपका पहला कथन भी गलत, दूसरा गलत है। तो डी आपका सही आंसर, ना पहला ना दूसरा।